नमस्कार दोस्तों, मैं इनके आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे रीट पात्रता परीक्षा 2022 लेवल 2। इसमें जो शिफ्ट थर्ड थी आपकी, उसमें जो मनोविज्ञान के 30 क्वेश्चन पूछे गए थे, उसके सटीक आंसर के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात यह भी है कि जिसके भी कैटेगरी के हिसाब से क्वालिफाइड नंबर बन रहे हैं, तो उसको ज़्यादा पेपर का एनालिसिस करने की आवश्यकता नहीं है। एक एक प्रश्न के लिए आप अन्य चैनल को विजिट करेंगे, उसमें समय खराब रहेगा, क्योंकि हर एक पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें जो बोर्ड का जो फाइनल आंसर रहेगा वही सही माना जाएगा। शिक्षक भी गलत नहीं है यहाँ, शिक्षक भी अपने हिसाब से जो मत रहते हैं वो बताते हैं। तो यहाँ आपकी क्वालिफाई नंबर है तो बार बार देखने की आवश्यकता करते ही नहीं है। ये इंपॉर्टेंट बात है, क्योंकि अभी जो मेन परीक्षा है, बड़ा टारगेट है, वो अभी बाकी है। ये केवल पात्रता थी, आपका आराम से पास हो रहा है तो कहीं कोई समस्या नहीं है। आपत्तियां लगने के बाद जो फाइनल आंसर की आएगी, उसमें किसी भी प्रकार का चेंजेस आता है तो इसी वीडियो के कमेंट में आपको वो पिन किया हुआ नजर आ जाएगा। तो किसी भी प्रश्न को आपको बाद में मिलाना है कि यार भविष्य में वो प्रश्न हमारा गलत ना हो, तो उसके लिए वो आंसर आप देख सकते हैं। तो आई होप मेरी बात अच्छे से समझ आ गई होगी। अब हम देखते हैं इनके जो सही आंसर क्या हो सकते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि अधिगम का अंतर्दृष्टि सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। देखो, यहाँ इनसाइट थ्योरी की बात की है, तो सूझ के द्वारा सीखना, किसी समस्या के अचानक समाधान पे पहुंचना, तो ये तो बात कौन करते हैं, आपके कोहलर करते हैं। तो यहाँ सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन ए यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर रहेगा। क्वेश्चन संख्या 2 है कि अधिगम के समस्या समाधान उपागम का अंतिम चरण कौन सा है। लास्ट स्टेज पूछिए। पहला है देखो तार्किक क्रम का अनुसरण, दूसरा है संप्रत्यय एवं नियमों का ज्ञान, तीसरा है निष्पादन का सत्यापन, और चौथा है आपका क्रिया विधि का प्रदर्शन। तो इस प्रश्न को आप आराम से सही कर सकते हैं, कहीं गलत करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा नजर आ रहा है। जो भी अपना रिजल्ट आया है उसका हम क्या करेंगे, वेरिफिकेशन करेंगे। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी रहेगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि समायोजन के लिए एक युक्ति के रूप में रक्षात्मक युक्तियों के प्रयोग को मौलिक रूप से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था। अब इस प्रश्न में किसी भी प्रकार की सोचने की आवश्यकता नहीं है। हमने प्रत्यक्ष विधि पढ़ी थी, अप्रत्यक्ष विधि पढ़ी थी, अचेतन मन पढ़ा था, तो ये किससे रिलेट करते हैं, सिगमंड फ्राइड से करते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या होना चाहिए था, बी होना चाहिए था। देखिए अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से थोंडाई के सीखने के नियमों का हिस्सा नहीं है। पहला है देखो तत्परता का नियम, दूसरा है साहचर्य का नियम, तीसरा है अभ्यास का नियम, और चौथा है प्रभाव का नियम। तो कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है, ऑप्शन बी रह जाएगा, क्योंकि 3 तो मुख्य नियम नजर आ रहे हैं। इसका मतलब राइट आंसर तो ये रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा कक्षा में सीखने को प्रभावित करने वाला मनोवैज्ञानिक कारक है, यानी साइकोलॉजिकल फैक्टर हमें पूछा है। पहला है स्वास्थ्य, उम्र एवं जेंडर, दूसरा है परिपक्वता का स्तर, तीसरा है अभिप्रेरणा एवं संवेगात्मक अवस्था, और चौथा है आपका विषय वस्तु की अर्थपूर्णता। तो देखो वैसे तो ये सारे सीखने को प्रभावित करते हैं। आपका स्वास्थ्य है, अच्छा स्वास्थ्य अच्छा सिखाएगा, बुरा स्वास्थ्य अवरुद्ध करेगा। परिपक्वता की बात करें तो वही बस बात है कि 5 साल का बच्चा साइकिल नहीं चला सकता, क्योंकि उसकी मांसपेशी काम नहीं कर रहे, है ना। तो अभिप्रेरणा, मोटिवेट करोगे तो ज़्यादा सीखेगा। तो सारे सीखने को प्रभावित करते हैं, चाहे विषय वस्तु का कंटेंट हो, मीनिंगफुल कंटेंट हो, वो भी हमें प्रभावित तो करता है। लेकिन सवाल में पूछा है कि मनोवैज्ञानिक कारक। अब मनोविज्ञान की बात आती है तो हमेशा हम किसके साथ जाएंगे, आपके मोटिवेशन के साथ जाएंगे, अभी प्रेरणात्मक या संवेगात्मक अवस्था। तो यहाँ से इसका सही आंसर सी ऑप्शन रहेगा। क्वेश्चन संख्या 6 कह रहा है कि एलन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई थी। सीधा फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपने माइक्रो टीचिंग पढ़ा है, सूक्ष्म शिक्षण पढ़ा है, तो सबसे पहला नाम एलन का ही आता है। अभी प्रेरणात्मक चक्र के 3 महत्वपूर्ण घटक कौन से हैं। तो एन डी आई है, तो एन से नीड हो जाएगा, डी से ड्राइव, ई से आपका इंसेटिव, यानी आवश्यकता, अंतर्नोद और प्रोत्साहन। सीधा सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 5 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा बाह्य अभिप्रेरणा का उदाहरण है, यानी एक्सटर्नल मोटिवेशन हमें पूछा है। पहला है उपलब्धि की आवश्यकता, दूसरा है चिंता, तीसरा है आकांक्षा स्तर, और चौथा है आपका पुरस्कार। तो सीधा सिंपल आंसर क्या बन जाएगा, आपका पुरस्कार, ऑप्शन डी यहाँ सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 9 कह रहा है कि निम्न में से कौन सा शिक्षण के स्तरों के आधार पर शिक्षण का प्रकार है नहीं है। पहला है बोध, दूसरा है प्रदर्शन, तीसरा है स्मृति, और चौथा है आपका चिंतन। तो देखो बोध हो गया, ज्ञान हो गया, स्मृति हो गई, चिंतन होगी, समस्या समाधान हो गई, ये सारी तो एक ही चीज़ है। इसका मतलब राइट आंसर तो सीधा पड़ा है, जो अलग दिख रहा है क्या आंसर बनेगा आपका, प्रदर्शन स्तर, ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 10 कह रहा है कि एनसीएफ को कब इंट्रोड्यूस किया गया था, यानी राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था। हम सब लोग जानते हैं चौथा एनसीएफ था, 2005 रहेगा, ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर रहेगा। संख्या 11 कह रहा है कि आकलन का कौन सा प्रकार शिक्षण अधिगम प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। जो नहीं है वो हमें बताना है, किसमें टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात की है। अब ये पढ़ते ही आपके दिमाग में आ जाना चाहिए कि यहाँ प्रोसेस की बात चल रही है। इसका मतलब हमें आउटपुट नहीं चाहिए, हमें रिजल्ट नहीं चाहिए, हमें प्रोडक्ट नहीं चाहिए, जो फाइनल आंसर निकल कर आता है वो हमें नहीं चाहिए, हमें तो प्रोसेस में जाना है। तो पहला देखो उपलब्धि, दूसरा है सतत, तीसरा है निदानिक, और चौथा है आपका उपचारात्मक। इन तीनों को एक बार गौर से देखो और फिर आप खुद सोचो
क्या ये प्रोडक्ट की बात करते हैं? क्या ये फाइनल आंसर की बात करते हैं? नहीं, ये सतत, नाम से ही पता लग रहा है, एक प्रकार से प्रक्रिया की बात करेगा, प्रोसेस की बात करेगा। निदानिक हो, उपचारात्मक हो, ये भी आपके प्रोसेस से संबंधित हैं, प्रक्रिया से संबंधित हैं। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की बात करते हैं। लेकिन उपलब्धि, ये तो किसी विशिष्ट एरिया में एक बच्चे की उपलब्धि क्या है, एक प्रकार से हमें आउटपुट दे रहा है, तो यहाँ ये प्रोसेस का पार्ट नहीं हुआ। ऑप्शन यहाँ क्या रहेगा? ऑप्शन ए यहाँ से आंसर रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ नहीं पूछा है। देखिए क्वेश्चन संख्या 12 कह रहा है कि क्रियात्मक अनुसंधान का प्रमुख उद्देश्य क्या है। हमने क्रियात्मक अनुसंधान अच्छे से पढ़ा था, स्टीफन कोरे से संबंधित था, और हमने उसमें क्या पढ़ा था कि किसी समस्या का हमें समाधान करना है, और समाधान कैसा होना चाहिए? गुणवत्तापूर्वक होना चाहिए। और हमारी समस्या कैसी होगी? तात्कालिक समस्या होगी, और जो भी हमारे पास समाधान निकल के आता है उसका हम कतई सामान्यकरण नहीं करेंगे। तो यहाँ प्रमुख उद्देश्य पूछा है, यानी जो हमारी समस्या है उस समस्या का हमें समाधान करना है, कोई नवीन सिद्धांत का निर्माण हमें नहीं करना है। पहला देखो, क्या ये एक्टिविटी है? तो यहाँ देखो एक्टिविटी यानी क्रियाविधि, ये कोई प्रमुख उद्देश्य नहीं है। दूसरा है निदानिक, सोचेंगे एक बार। तीसरा है विवरणात्मक, नहीं, क्रियात्मक अनुसंधान एक सीमित दायरे की बात करता है, ये तो गलत है। चौथा है देखो रूपांतरणकारी, नहीं, किसी भी समस्या है उसका हम रूपांतरण कर दें तो ये कोई समस्या का समाधान नहीं है। तो इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, निदानिक। कहीं ना कहीं क्रियात्मक अनुसंधान का ये एक उद्देश्य होना चाहिए कि जो समस्या है पहले उस समस्या की पहचान तो की जाए, है ना। जब पहचान होगी तभी तो उसका हल निकलेगा। तो यहाँ बी आंसर बिल्कुल सटीक आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन संख्या 13 कह रहा है कि उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं है यानी गलत वाला हमें बताना है। पहला है विश्वसनीयता, दूसरा है मूल्यांकन, तीसरा है वैधता, और चौथा वस्तुनिष्ठता। तो ये तीन चीजें तो हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, इनमें तो कहीं प्रकार की समस्या नहीं है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखें तो हमें ऑप्शन बी करना चाहिए। हालांकि ये भी पूर्ण रूप से गलत नहीं है, लेकिन यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऑप्शन बी यहाँ से आंसर रहेगा। फ्राइड द्वारा प्रतिपादित मनोलैंगिक विकास की अवस्था निम्न में से कौन सी नहीं है? लास्ट वीडियो जो हमारा था 5 मिनट का, उसमें मैंने आपको बताया था ओ, ए, पी और एल, जी, ये आप याद रखिए। ओ से ओरल था, ए से एनल था, पी से फेलिक था, एल से लेटेंसी था, और जे से जेनेटियल था। तो देखो फेलिक मिल रहा है, एनल मिल रहा है, लेटेंसी मिल रहा है, लेकिन ओडिपस, इडिपस, ये तो आपकी मनोग्रंथियाँ थी जो आपकी फेलिक स्टेज में एक प्रकार से हमें देखने को मिलती हैं। तो यहाँ कौन सी अवस्था मनोलैंगिक विकास की अवस्था से संबंधित नहीं है? ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर रहेगा। ये क्वेश्चन संख्या 15 कह रहा है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? स्कीमा है, आत्मसातीकरण बिल्कुल है, व्यवस्थापन इसको इंग्लिश पढ़ेंगे, अकोमोडेशन बिल्कुल सही है, अधिग्रहण ये नहीं है। ऑप्शन बी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 16 कह रहा है कि जीन्स का जोड़ा जो विशेष गुणसूत्र पर एक विशिष्ट स्थान अधिग्रहित करता है तथा समान गुण को नियंत्रित करता है, क्या कहा जाता है? कार्योटाइप, दूसरा है आरएनए, तीसरा है एलिल, और चौथा है आपका ऑटोसोम। तो देखिए यहाँ इसका सही आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर सी रहेगा। इस प्रश्न के लिए यदि भविष्य में किसी प्रकार का चेंज होता है तो वो आपको कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। बाकी फिलहाल एलिल इसका सही उत्तर समझिए। क्या 17 कह रहा है कि व्यवसाय चयन में व्यक्तिगत विभिन्नताओं को निम्न द्वारा समझाया जाता है। पहला है संज्ञानात्मक योग्यता में अंतर, दूसरा है स्वभावगत प्रवृत्तियां, तीसरा है सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर, और चौथा आपका अभिक क्षमता में अंतर। तो यहाँ देखो बात यहाँ कैरियर चॉइस की हो रही है, खुद पे लेके भी देखो आप, कहीं ना कहीं कैरियर चॉइस में हमें कौन सी मदद करता है? सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में अंतर, ये कोई विशेष आंसर नहीं बन रहा। स्वभावगत प्रवृत्तियां, इसका कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ ए या डी में से होगा। ज़्यादा पॉजिटिव आपको कौन सा लग रहा है? ज़्यादा पॉजिटिव तो हमें एबिलिटी ऑफ एप्टीट्यूड पे लग रहा है, यानी विक्षमता में अंतर। तो कहीं ना कहीं इसका सही आंसर ऑप्शन डी होना चाहिए, डी आंसर सही रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 18 कह रहा है कि बाल विकास में वातावरण की भूमिका निम्न में से किसके द्वारा सही रूप से प्रतिबिंबित होती है? देखो यहाँ वातावरण की बात की है, और वातावरण क्या है? अर्जित है। तो हमें ऐसा आंसर ढूंढना है जिसमें थोड़ा थोड़ा हमें अर्जित लगे, केवल अर्जित पे बात हो। पहला है देखो स्वभावगत प्रवृत्तियां, तो ये तो आपकी जन्मजात भी हो सकती हैं, ये तो आपकी जैविक भी हो सकती हैं, तो ये तो आपका आंसर नहीं बनेगा। दूसरा देखो व्यक्तित्व की प्रकृति, तो इसमें आपकी दोनों आ जाती हैं, हेरिडिटी भी है, इसका आपका एनवायरमेंटल भी है, यानी जैविक भी है, अर्जित भी है। तो लेकिन यहाँ हमें अर्जित को लेकर चलना है, तो ये आंसर आपका नहीं बनेगा। तीसरा देखो प्राथमिक प्रतिक्रिया के तरीके, यानी प्राइमरी बात हो रहा है। अब जब प्राइमरी बात हो रहा है तो इसका मतलब जैविक की बात हो रही होगी, तो ये भी आपका आंसर नहीं बनेगा। आदत निर्माण, तो आदत निर्माण ये केवल और केवल किससे जुड़ा? आपका अर्जित से जुड़ा है। तो कहीं ना कहीं ऑप्शन डी होना चाहिए इसका सही आंसर, ऑप्शन डी रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 19 कह रहा है कि विकास के नियम के रूप में कौन सा कथन सत्य नहीं है, यानी जो गलत है वो हमें बताना है। पहला ऑप्शन है देखो विकास के प्रारूप पूर्वानुमेय होते हैं, यानी प्रेडिकेबल होते हैं। प्रेडिकेबल का मतलब एक प्रकार से पूर्व अनुमान लगा सकते हैं। हम कहते नहीं पूत का पग पालना में दिख जा, तो ये बात तो बिल्कुल सही है। विकास में व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, बिल्कुल एनसीईआरटी का एसडिक लिखा है, सामूहिक नहीं होगा। विकास कैसा होता है? आपका व्यक्तिगत होता है, ये बात सही है। एक और ऑप्शन है कि विकास परिपक्वता तथा सीखने का परिणाम है, ये बात भी बिल्कुल सही है। और पहला ऑप्शन है कि विकास की प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण है। देखो प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे हैं, ये बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रत्येक अवस्था समान रूप से महत्वपूर्ण नहीं है। प्रारंभिक जो अवस्था होती है वो बाद वाली अवस्था से ज्यादा महत्वपूर्ण होती है। ये 2012 का एजेटिक क्वेश्चन है, वहां की लाइन आप देख लेना। यहाँ ऑप्शन ए सही आंसर रहेगा, कहीं सोचने की आवश्यकता नहीं है।
नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 20 कह रहा है कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। हम सब लोग जानते हैं नैतिक विकास पे किसने बल दिया है, कोहलबर्ग ने बल दिया है। हालांकि जीन पियाजे भी बात करते हैं लेकिन वो तो ऑप्शन में नहीं है, तो यहाँ राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर बी बनेगा, कोहलबर्ग। ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 21 कह रहा है कि स्टर्नबर्ग के द्वारा बुद्धि का कौन सा सिद्धांत प्रतिपादित किया गया था। रीट 2018 में भी पूछा था स्टर्नबर्ग का, तो यहाँ सीधा आंसर रहेगा ट्री आर्किक थ्योरी, यानी त्रिआयामी सिद्धांत। ऑप्शन सी यहाँ पे सही आंसर रहेगा, ट्री आर की। इंग्लिश वाला पढ़ के आपको आंसर करना है। मल्टी फैक्टर की बात करें, बहुकारक के सिद्धांत की बात करें, तो वो आपका थॉर्नडाइक था, लेकिन मल्टी इंटेलिजेंस पूछता तो वहाँ पे गार्डनर का आंसर बनता। तो यहाँ ऑप्शन सी यहाँ सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 22 कह रहा है निम्न में से कौन सा बुद्धि का निष्पत्ति परीक्षण है। देखो जब भी हम बुद्धि वाला चैप्टर पढ़ते हैं दो प्रकार पढ़ते हैं, एक शाब्दिक जो पढ़े लिखे लोगों के लिए, और एक अशाब्दिक जो सबके लिए, चाहे पढ़ा लिखा हो, चाहे गूंगा बहरा हो, चाहे आपका अनपढ़ हो, किसी भी प्रकार का हो, सबके लिए अशाब्दिक। उन दोनों के अंदर हम डिवाइड करें तो सामूहिक भी पढ़ते हैं और व्यक्तिगत भी पढ़ते हैं। एक और टेस्ट होता है जिसका नाम होता है परफॉर्मेंस टेस्ट। हालांकि एक अशाब्दिक परीक्षण ही होता है, एक प्रकार से क्रियात्मक परीक्षण के अंतर्गत ही आता है। तो इसमें क्या है, इसमें हम किसी भी चीज़ का टेस्ट कर रहे हैं तो वो चीज़ हम डायरेक्ट प्रेजेंट कर रहे हैं। तो इसका एक सीधा सिंपल एग्जाम्पल बनता है भाटिया बैटरी परीक्षण। यहाँ सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। और ये 1955 के करीब बड़ा फेमस हुआ था, तो ऑप्शन बी यहाँ सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 13 कह रहा है कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं की प्रकृति के लिए निम्न में से कौन सी अवधारणा सत्य नहीं है। जो गलत है वो हमें बताना है। पहला देखो सामान्य संभाव्यता, एक है विचलनशीलता। ये तो रीट 2018 में एज टी क्वेश्चन था, वहाँ ये पूछा कि व्यक्तिगत विभिन्नताओं को सही रूप से प्रेजेंट करता है, दोनों दे रखे थे। और तीसरा ऑप्शन था ए एंड सी, तो यहाँ ये दोनों तो बिल्कुल सही है। दूसरा है देखो अधिगम समानता, और चौथा है आपका सील गुणों का अंतर संबंध। तो यहाँ देखो समानता की बात नहीं होगी, सारे बच्चे एक जैसे सीख रहे हैं, ये कोई एक प्रकार से व्यक्तिगत विभिन्नता को सही रूप से प्रदर्शित नहीं कर रहा। तो यहाँ सही आंसर क्या रहेगा, ऑप्शन बी रहेगा। प्रश्न संख्या 24 कह रहा है कि व्यक्तित्व का सील गुण सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित नहीं किया गया था। अब देखो इस नहीं ने गड़बड़ कर दिया सारा काम। अगर ये नहीं होता तो यहाँ आंसर हम आलपोर्ट करके आते, क्योंकि मुख्य रूप से सील गुण की बात आलपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ नहीं पूछा है तो केटल भी आएगा। 16 पी प्रश्नावली है, 16 प्रकार के सील गुण बताते हैं, तो केटल भी सही आंसर है। हेंस आइजैक भी सही है, केटल भी सही है, आलपोर्ट भी सही है। यहाँ इसका जो आंसर है वो ए होना चाहिए। हालांकि इसको डेथ में आप पढ़ते हैं तो ये भी कहीं ना कहीं सील गुण की बात करते हैं। तो यहाँ फाइनल आंसर की में देखना पड़ेगा कि इसका आंसर क्या माना। तो इसमें फिलहाल हम ए ऑप्शन लेके चलते हैं। किसी प्रकार का संशोधन होता है तो इसी वीडियो में कमेंट सेशन में आपको पिन किया हुआ नजर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 25 कौन सा व्यक्तित्व का परीक्षण नैदानिक निदान के लिए वैध है। तो इसमें सही आंसर रहेगा MMPI, ऑप्शन ए यहाँ सही आंसर रहेगा। देखिए क्वेश्चन संख्या 26 कह रहा है कि कुसमायोजन का कौन सा तत्व है विशेष रूप से निर्णय लेने से संबंधित है। पहला है तनाव, दूसरा है कुंठा, तीसरा है चिंता, और चौथा है आपका द्वंद्व। तो यहाँ देखो इसका सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, द्वंद्व। क्योंकि इसमें तो हम पढ़ते हैं कि ये करें या ये करें, तो कहीं ना कहीं निर्णय से संबंधित है। कुसमायोजन का ये तरीका है, ऑप्शन डी यहाँ सही आंसर रहेगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 27 कह रहा है कि जेपी गिलफोर्ड के अनुसार सृजनात्मक बालकों की विशेषता कौन सी नहीं है। देखो मैंने कहा था सृजनात्मक की बात करें तो हमेशा अपसारी चिंतन रहेगा। हालांकि बोर्ड ने यहाँ गलत आंसर माना था 2012 में, लेकिन उस पर हम नहीं जा रहे। सृजनात्मकता की हम जब भी बात करते हैं वहाँ मौलिकता जुड़ा रहेगा, वहाँ लचीलापन जुड़े रहेगा, वहाँ समस्या के बहुविध उत्तर यानी मल्टीपल सॉल्यूशन मिलेंगे। तो यहाँ सीधा आंसर पड़ा है ऑप्शन ए, चिंतन में समानुभूति नहीं, चिंतन में समानुभूति नहीं होगी। ऑप्शन यहाँ ए सही आंसर रहेगा। कह रहा है कि ट्राइसोमी 21 को कहा जाता है। तो इसका सीधा फैक्चुअल आंसर रहेगा ऑप्शन डी, यानी डाउन सिंड्रोम। और मैंने एक चीज़ और बताई थी, डाउन सिंड्रोम और आपका टर्नर सिंड्रोम। मैंने कहा था यहाँ डाउन है तो गुणसूत्र डाउन नहीं कर रहे हैं, हम अमूमन कितने पढ़ते हैं 46 पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ डाउन है तो एक ज़्यादा करना है। यदि किसी में 47 है तो वो डाउन सिंड्रोम आएगा, और किसी में एक कम है 45 गुणसूत्र है तो वो टर्नर सिंड्रोम की श्रेणी में आएगा। तो ये थोड़ा ध्यान रखिएगा। 29 कह रहा है कि प्रतिभाशाली बालकों की शिक्षा के लिए कौन सा उपाय प्रासंगिक नहीं है। जो गलत है वो हमें बताना है। पाठ्यक्रम समृद्धि, ये तो प्रतिभाशाली के लिए बहुत जरूरी है। श्रेणी उन्नति, ये भी सही है। विशेष कक्षा, ये भी बिल्कुल सही है। उपचारात्मक अध्यापन, नहीं ये गलत है। यहाँ ऑप्शन डी आंसर रहेगा, सीधा फैक्चुअल है, कर लेंगे आप। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन संख्या 30 कह रहा है कि कौन सी विकृति अधिगम अक्षमता का एक प्रकार है। यहाँ बात लर्निंग डिसेबिलिटी की हो रही है, और उसका एक प्रकार इनमें से कौन सा है। सोचिए एक बार, क्या किया आपने, क्या करोगे इसमें आप। क्रिएटिनिज्म, ADHD, डिसलेक्सिया या ऑटिज्म। जब भी हम लर्निंग डिसेबिलिटी की बात करते हैं तो हम क्या पढ़ते हैं कि एक बच्चे में सीखने में कठिनाई हो। अब सीखने में कठिनाई तो ADHD अवधान से संबंधित भी है, डिसलेक्सिया पठन विकार में भी है, ऑटिज्म यानी स्वलीनता ये भी सीखने में देरी तो करता ही करता है। तो यहाँ कौन सा एक प्रकार आप करोगे। तो ये प्रश्न बिल्कुल आपके बोनस योग्य है। तो इस क्वेश्चन का आंसर जो भी बोर्ड मानेगा, फाइनल आंसर की, अभी आंसर क्या आएगा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, जो फाइनल आंसर क्या आएगा उसमें जो आंसर माना जाएगा वो आपको कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा। ये पेपर था, किसी भी प्रश्न में फाइनल आंसर की में संशोधन होता है तो वो आपको कमेंट में पिन किया हुआ मिल जाएगा।
बाकी 24, 25, 26 ये एक औसतन स्कोर है, मेरे ख्याल से आराम से कर सकते हैं। यदि आपके 15 से नीचे स्कोर है तो आपको सोचने की आवश्यकता है। आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू सो मच।